नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स का पैरा 13.11 तक हो चुका था। आगे कर रहे हैं आपके साथ। आधार लिंकेजेस आज जीएसटीएन में हो रहा है क्या ना? यस सर। क्या क्या अब क्या सिस्टम आ गया? लेटेस्ट सिस्टम क्या आ गया? लेटेस्ट सिस्टम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? पैन डालेगा? हाँ, पैन नंबर तो चाहिए। नहीं सर, पैन से आधार ये लिंक नहीं होगा। नहीं अभी एक मिनट अभी रजिस्ट्रेशन में वो डायरेक्ट टैक्स के वेबसाइट से क्या नहीं, वो नहीं चालू हुआ सर। वो भी चालू नहीं हुआ? नहीं, अपना रेगुलर पहले जैसा ही चल रहा है। अच्छा, खाली आधार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो बख्शेटी जी, जो वो करने वाले वो क्या करने वाले? पैन आप लिखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स से वो सारा नहीं आता है अभी तक। वो महाराष्ट्र में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। आगे ये करने वाले हैं कि आपका पैन नंबर जैसे ही डालेंगे तो पैन में जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन है उसको ओटीपी डेटाबेस। हाँ जी हाँ, यही पूछा था। करेक्ट। तो सर एक क्यूरी आ गई थी। सर एक क्यूरी आ गई थी कल मेरे जीएसटी में। उसने ऑफिसर बोलते हैं कि बोथ पार्टनर आधार शुद्ध ऑथेंटिकेट, जबकि मैंने एक ही पार्टनर केवाईसी किया था। हमने नॉर्मली एक ही पार्टनर करता हूँ, एक ही पर्सन का। वो लिख दे कि बोथ पार्टनर, जबकि पोर्टल में सपोर्ट नहीं करता बोथ पार्टनर केवाईसी। तो लिखिए उसको, पोर्टल सपोर्ट नहीं करता। आप बताइए कैसे होगा? देखिए क्या हो रहा है रजिस्ट्रेशन में, तो ऑफिसर अपने रूल्स बना रहे हैं बेसिकली। जैसे ही वो अपने रूल्स बनाए, इतने सारे सेक्शंस और रूल्स उसको दिखाइए, उसकी गलती निकालिए। आप समझ नहीं रहे आप लोग। ऑफिसर आपकी गलती निकालता है, आपका काम है ऑफिसर की गलती निकालना, तब जाके लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा। आइए, तो पैन जैसे ही डालेंगे आप तो उसका ईमेल और पासवर्ड पिक कर लेगा। सर उसमें उनको ये भी बताइए कि ऑथराइज है, पार्टनर को ऑथराइज करना है। एक पार्टनर ऑथराइज होता है, उसका ऑथराइजेशन लेटर लगता तो एक ही तो ऑथराइज का होगा, उसी का ही लगेगा। निमेश, न्यू रजिस्ट्रेशन में हाँ ऑथराइजेशन मैंने लगाया है कि हर बार नया केस आया है सर ऐसा एक मेरा। हाँ वही कह रहा हूँ। इसी ऑफिसर कुछ भी बोल सकता है, तो उसको उसी हिसाब से जवाब देना होगा आपको। ईमेल पासवर्ड आप फेच करेगा, उसके बाद होगा। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में पैन और आधार लिंक्ड हो गया या नहीं हो गया? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट में हो गया सर। 31 मार्च हो गया है। तो जब पैन आधार के साथ लिंक्ड हो गया और पैन बेस्ड ही रजिस्ट्रेशन होगा, तो जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन हैं, अगर ये वाला अभी जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली पैन आधार ऑटो लिंक्ड होगा। पुराने केसेस में या तो इनकम टैक्स की वेबसाइट में या जीएसटी के वेबसाइट में आधार के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक बात है, नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। The secretary replied that wherever Aadhaar had been made mandatory, like LPG subsidy, scholarship, etc., as per Supreme Court judgment, some exceptions have to be made for persons without Aadhaar. They will be subjected to further due diligence. किस स्टेट में आधार नहीं है? हेलो, नॉर्थ ईस्ट में सर। नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में। असम में है। असम है सर आधार। पूरा पॉपुलेशन का नहीं है, लेकिन 35% का है। बाकी अभी कर रहे हैं। मेघालय में है। मैं पढ़ रहा था इसी में कि बोलता मेघालय में आधार है ही नहीं। 100% पॉपुलेशन का आधार नहीं। आइए पढ़ते हैं। ये समझ में नहीं आया। टू डिफर द इश्यू रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस अर्न्ड बाय ब्रांड ओनर्स ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप समझ में, ये बेसिकली बॉटलिंग प्लांट का है। तो बॉटलिंग प्लांट वाले को ब्रांड नेम चिपकाने के लिए, मतलब वो बोतल में लगाने के लिए दे देते हैं। तो उसी, और ये बॉटलिंग करते वक्त, दो दे आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर, बट दे अर्न
huge money because of economic surplus earned by brand owners. तो ये इश्यू डिफर हो गया बॉटलिंग प्लांट वाला। बाकी और डिस्कशन है इसमें। Information return notification of NPCI, TransUnion Civil Limited, AMFI and banks to enable the GST department to seek data from them in the prescribed format. यानी कि 150 में इनसे डेटा मांग रहे हैं। फिर इसको रहने देते हैं। ट्रांस के केसेस हैं। अच्छा, सेक्शन 83 में बताइए क्या सेक्शन 83 क्या अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट है? हेलो, है सर, है। सेक्शन 83 का अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, इसका पहले क्या था, अब क्या है, वो जरा डिस्कस करते हैं। रुकिए, ओपन होगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है सर वो। ये राइट। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। देखिए पहले क्या था, where during the pendency of any proceedings under section 62, 63, 64, 67, 73, 74 the commissioner is of the opinion। तो बताइए 83 कब एप्लीकेबल होता था, मतलब कब बैंक अकाउंट अटैच कर सकते थे? जब प्रोसीडिंग पेंडिंग होगा। हेलो, तो मान लीजिए आपके यहाँ रेड हो रही है सेक्शन 67 की, रेड 3 दिन चली, तो बैंक अकाउंट कब अटैच कर सकते हैं? इन्हीं 3 दिन तक जब रेड चल रही होगी तभी कर सकते हैं। जैसे ही रेड कंप्लीट हो जाए, पंचनामा साइंड हो जाए, उसके बाद बैंक अकाउंट अटैच करना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? अरे बताइए हाँ या ना, कुछ तो बोलेंगे आप। Where during the pendency of any proceeding, मान लीजिए 73 1 साल तक चलता है, तो ड्यूरिंग दैट 1 ईयर वो कर सकता है। 74 1 साल चलता है या 2 साल चलता है, ड्यूरिंग द ईयर इंक्वायरी जो 74 की चल रही है उसमें कर सकता है। जी सर। जी, अटैचमेंट तो तब करना चाहिए जब डिमांड फाइनल हो जाए रिकवरी के लिए। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है अटैचमेंट? ये कहाँ से आ रहा है? क्या इन इनकम बिटवीन टैक्स वो में? क्यों अटैच करेगा? नहीं, क्या इनकम टैक्स में लिखा हुआ है ये? मतलब ऐसा कोई रूल है क्या इनकम टैक्स में, कहीं और आपने पढ़ा हो? सर अटैचमेंट कब किया जाएगा? जब मेरा लायबिलिटी निकल गया, पे नहीं कर रहा, तब हम अटैच करके पैसा रिकवर नहीं, करते। जब उसको डर है, बिटवीन वो नहीं, जब उसको डर है कि वो भाग जाएगा, हाँ, तब अटैचमेंट तो ड्यूरिंग द तभी होना चाहिए ना। हाँ, तो देखिए हुआ क्या हाँ। कि वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, सेक्शन 67 जैसे ही कंक्लूड हो गया उसके बाद वो अटैचमेंट कर ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए। क्या अमेंडमेंट लेके आए? वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, सेक्शन 67 होने के बाद वो कभी भी आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकते थे। तो लोग कोर्ट में चले गए, सर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो अटैचमेंट सेक्शन 67 कंप्लीट होने के बाद कर रहा है। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट आया। पढ़ते हैं। Introducing the table agenda item this relating to the proposed amendment to the GST Act, stated that it is proposed to amend sections 83 to remove the ambiguity arising out of interpretation of the phrase during the pendency of proceeding in section 83. He informed that various high courts have taken a view that in case of attachment of property pursuant to a search under section 67 of the Act, its present form section 83 empowers attachment only till the time search is completed, and that such attachment cannot continue during the period of investigation. यानी कि सेक्शन 67 कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, मतलब इंक्वायरी उसके ऊपर जितना भी एविडेंस मिला उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है।
stated that it was proposed to amend Section 83 to provide the provisional attachment where the proceeding under this had been initiated. तो शुरुआत के बाद वो कभी भी कर सकता है. He further explained that currently this power was with the commissioner, but several states had requested that since there is only one commissioner, this power should be delegated to an officer authorized who is not below a certain rank. Honorable member from Bihar inquired about the change in the power of attachment in this amendment. Replied the language correction in the provision had to be made since regarding the phrase during the pendency of proceeding in Section 83, the courts had held that once the officer enters the premises, the search operation begins and the attachment can continue till the search operation is completed. This defeated the very purpose of attachment. The proposal was that attachment could continue till the time the demand got decided or 1 year, whichever was earlier. Honorable member from Bihar stated that the delegation should not be done to lower levels. अच्छा ये मैं बता देता हूँ. अटैचमेंट का राइट किसके पास है? सेक्शन 83 में अटैचमेंट का राइट किसके पास है? कमिश्नर. कमिश्नर के पास. कमिश्नर क्या ये पावर डेलीगेट कर सकता है? कर सकता है. कर सकता है ना. 5 सबसेक्शन 3 में अगर आप पढ़ेंगे डेलीगेट कर सकते. इंस्पेक्टर को डेलीगेट कर दे, किसी को भी कर दे. नहीं सर, below the assistant commissioner, not below the rank of assistant commissioner. एसी के नीचे नहीं. जी. कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ सब पावर को डेलीगेट किया गया वहां पर सब वो सब दिया गया है ना सर, उनकी पावर रेंज. कुछ नहीं लिखा हुआ है. कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड किए गए हैं सर वहां पर. नहीं नहीं नहीं, डेलीगेशन में कोई है नहीं. देखिए, the chairperson mentioned that honorable member from Bihar stated that delegation should not be done to lower levels beyond a point to prevent misuse of the power. The chairperson mentioned that it could be one rank below the commissioner, that is joint commissioner. अब ये कह रहे हैं कि ये अब अगर मान लीजिए किसी असिस्टेंट कमिश्नर को डेलीगेट कर दिया गया, देन यू कैन ऑलवेज फाइट कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर को डेलीगेट किया गया या डिप्यूटी कमिश्नर को डेलीगेट किया गया, दैट इज रॉन्ग पॉलिसी एक्सरसाइज बाय द कमिश्नर. और ये आप जीएसटी मिनट्स के इसको कोट भी कर सकते हैं. द चेयरपर्सन मेंशन दैट इट कुड बी वन रैंक बिलो द कमिश्नर, दैट इज जॉइंट कमिश्नर. और पूरे जीएसटी लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डेलीगेट किसको करेगा. किसी को भी कर सकता है. Further explained that the current provisions allow the attachment of property of only the taxable person, and the proposed amendment is to allow attachment of property of the beneficiary also, since in most of the cases of fake invoices, especially the registered taxable person hardly has any assets. अब आप amendment देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ चेंज हुआ 1 जनवरी 2022 से. That for the purpose of protecting the interests of the government revenue, it is necessary so to do, he may by order in writing attach provisionally any property including belonging to taxable person or any person specified in this 122(1)(a). ये जो mastermind बोल रहा है, at the instance of some other person ITC is availed in such manner as may be prescribed. हो गया. अब आ गया ये हो गया. ये शेयर ट्रांसफर का है, इसको छोड़ते हैं. यहाँ आता है. ये क्या करना चाह रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. मैं पढ़ता हूं, मैंने इसको एक बार पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया करना क्या चाह रहे हैं. For refund of ITC of the tax paid on capital goods in cash for registered taxpayers with annual aggregate turnover up to rupees 30 crore. He explained that this proposal has been brought up with a view to improve India's ranking in paying taxes category of World Bank's Ease of Doing Business Index, wherein India has been scoring nil in the absence of any provision to allow cash refund of credit taken on capital goods. आज GST में capital goods का जो ITC आपने दिया उसका रिफंड नहीं मिलता. Council took note of the fact that the proposal to allow cash refund of credit taken on capital goods
to case study company having 30 crore turnover would entail huge revenue outgo of rupees 15,000 crore at minimum for getting a jump of 7 ranks. The members opine that at the current stage where there is a shortfall even for paying agreed compensation to the states, such a proposal cannot be agreed to. है क्या, ये कुछ आइडिया देंगे किसी? कुछ एक्सपोर्ट वाले के लिए रहेगा सर ये? नहीं, एक्सपोर्ट का तो लिखा नहीं है ये एक्सपोर्ट का है ही नहीं। ओके, एक्सपोर्ट का है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसका नटशेल में बताया, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 30 करोड़ है, अगर उसने कैपिटल गुड्स खरीदा है, हाँ, तो उसको हम आईटीसी का पूरा रिफंड दे देंगे जी। मोस्टली कोई कंपनी रहता है ना, उसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही रहता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी रहेगा तो वैसा होता है। पता नहीं ये कौन सा सिस्टम है, हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए हो, लेकिन सिर्फ 30 करोड़ वालों के लिए क्यों? एक्सपोर्ट में तो जितना भी आपने पेमेंट किया है हर तरह का आईटीसी का रिफंड मिलना चाहिए। चलिए, ये एक चीज है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, किसी को कोई आइडिया तो बताइएगा जरूर। And liability furnished in 3B would be communicated to tax administration through MIS reports. चलिए, once the system is stabilized, credit enhancement would be restricted to 10% of the credit populated. This limit would be configurable and might be further reduced from 10% as desired. क्या ये 2B में जितना आ रहा है उसका 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं क्या ये सर वही 36(4) में जो रिड्यूस करी गई थी 20 से 10 को, जहां तक नहीं, वो 36(4) नहीं है, 36(4) नहीं है, क्योंकि यहाँ GST 2B लिखा हुआ है, ऊपर 2A दिखा रहा है, क्रेडिट इन 2A शैल बी। मैं पूरा पढ़ता हूँ, देखिएगा। Nandan Nilekani in his presentation, credit in 2A shall be auto-populated in 3B. 2A was a dynamic document which consisted of all the details of all the invoices without a time limit. A new sub-statement would be generated which would consist of all the invoices for which credit would be available in the current month as on due date. Once the system stabilized, यानी कि अभी 2B आया है, system stabilize होगा, credit enhancement would be restricted to 10% of the credit populated. 2B जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो जितना भी 2B अभी क्या है 2B में, लेकिन मुझे लगता नहीं करेंगे, जब डबल A आ गया है ना, अब नहीं करेंगे ये, मुझे लगता है ये सिर्फ डिस्कशन के केस में था। ठीक है, ये तो हमने किया ही था आपके साथ। अच्छा, ये नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? हेलो, यस सर, यस सर। तो वो ये हटाने की कोशिश कर रहा है कि जबरदस्ती नील रिटर्न फाइल करवाने के लिए आप टैक्स पेयर को लॉगिन करवा रहे हैं, तो इसको हटाइए। तो मोबाइल के एसएमएस सर पता कैसे चलेगा नील है कि नहीं है? नहीं, GST 1 आपको नहीं पता रहेगा नील है या नहीं, तो इसलिए तो कंपलसरी है। 3B अच्छा, तो नहीं, तो नहीं कमलेश जी, ऐसा कर देंगे, नहीं फाइल किया तो डिफॉल्ट नील है। ये चीज कैसे आप एज्यूम कर सकते हैं? नहीं, डिफॉल्ट नील करेंगे, ये तो कर ही सकते हैं। सर सप्लाई नील हो सकती है, मगर उस मंथ में हो सकता है उसकी परचेज और रिसिपेंट की, तो आईटीसी तो क्लेम 3B से करेगा ना। हाँ, 3B फाइल करना है, वो GST 1 को वो डिफॉल्ट नील कर दें, 3B वो फाइल करनी। जब तक 1 नहीं जाएगा तो 3B नहीं जाएगी सर। नया 3B कैसे होगा सर? फिर नहीं, एक मिनट, जब डिफॉल्ट नील कर देंगे, सही बात है ना सर, जब हम R1 नहीं फाइल नहीं होगा। ठीक बोल रहे। चलिए, मुझे लगता है ये सब शुरुआत के समय के हैं, तो ये सब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसको हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है, फिर खत्म हो गया। 39 47 3 आ गए ना सर? एक लास्ट समरी था, वो आपने कह रहे थे ना सर, अटैचमेंट के लिए, बैंक अटैचमेंट के लिए पावर बिलो द लाइन, थोड़ा समझ में नहीं आया सर, मतलब एक समरी सर आपकी तरफ से। नहीं, ये एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है जहां पर डेलीगेशन हो सकता है पावर का, तो आप हम
आपने हमारी क्लास ली हुई है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो उसमें देखिएगा, मैं आपको दिखलाता हूं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं, 4 5 नहीं 6 नहीं 3 नहीं है, 5 सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। The commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be specified in this behalf, by him delegate his powers to any other officer who is subordinate to him. तो जैसे सेक्शन 83 का पावर, फिर आईटीसी ब्लॉकेज का पावर, ये सब कमिश्नर के पास है। अटैच अरेस्ट करने का पावर भी किसके पास है? कमिश्नर के पास है। तो वो किसी को भी डेलीगेट कर सकता है। तो गुजरात ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ये नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस भी किया था। तो अब ये डिस्कशन हुआ मिनट्स में कि क्या इंस्पेक्टर को डेलीगेट कर दे। तो चेयरमैन कह रहे हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, कि नहीं चेयरमैन को नहीं, अपने एक लेवल नीचे डेलीगेट करो। तो एसी को पावर रहेगा सर, असिस्टेंट कमिश्नर को? नहीं, कमिश्नर चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। ओके सर, ओके। चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका बड़ा लंबा डिस्कशन किया हमने कहा कि सेक्शन 83 का पावर डेलीगेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो ओपिनियन किसको फॉर्म करना? कमिश्नर को फॉर्म करना है। अरेस्ट करने का पावर कमिश्नर के पास है, तो अरेस्ट ही तो अरेस्ट वारंट साइन करेगा। तो हमने बहुत सारी केस स्टडीज भी डिस्कस किया है उसमें, तो आप देखिएगा। ओके। और ये देखिए, श्योर। और देखिए होता क्या है, ये 39th जीएसटी काउंसिल के बाद जब 40th हुआ, 40th में मेंबर्स कहते हैं कि इसमें ये सेंटेंस में ये चेंज कर दो। अब मिनट्स पढ़ रहे हैं वो 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का। तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला। जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, इसमें कोई खास नहीं होता, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग था तो हमने किया। The honorable member from Odisha suggested that in paragraph 11.8 to replace the sentence, the honorable member from Odisha further stated that 18% GST on job work will not impact the price of liquor because this depends upon the relationship between the brand owner and the contract bottling unit. With the following version, the honorable member from Odisha further stated that the 18% GST on service of job work will not impact the price of liquor because this depends upon the relationship between the brand owner and the contract bottling unit. He also stated that this view had been recommended by the Fitment Committee and was accepted by all the states barring me or 2 states. He further stated that since the matter is not pendent light, depending on the outcome of litigation. अब देखिए जीएसटी काउंसिल ने ये कह दिया कि अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है विल नॉट डिस्कस एनीथिंग। तो अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बिना वेट किए हुए ही यहीं पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। The issue could not be decided by the honorable court. The secretary stated that presently the minutes of 39th GST Council were being discussed and that the final view was not being taken. The joint secretary stated that there was a difference of opinion amongst the states, but some states felt alcoholic liquor for human consumption being outside GST. आपको अगर याद नहीं है तो हमने बताया था कि alcoholic liquor for human consumption, import made foreign liquor, आप concentrated IMFL concentrated वे में लेके आते हैं और बॉटलिंग डाइल्यूट कर रहा है। फॉरेन लिकर है वो, इंडियन मेड फॉरेन लिकर है। अच्छा सॉरी, हाँ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है, फिर बॉटलिंग प्रोसेस, फिर इसको डाइल्यूट करके अपना ब्रांड नेम लगाता है। तो अगर ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर फूड है तो 5%, अगर फूड नहीं है तो 18%। और ये फूड है या नहीं है, यही केस कोर्ट में पेंडिंग है। But some states felt alcoholic liquor for human consumption being outside GST, its job work too cannot be subjected to GST. तो एक क्या था कि ये जो बॉटलिंग है, this is also will be considered as manufacturing of alcoholic liquor for human consumption, तो GST लगना ही नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है तो सिंपली बॉटलिंग है तो जीएसटी लगना चाहिए, अब 5 लगेगा या 18 लगेगा। Some other states felt that alcoholic liquor for human consumption could not be equated with food. The honorable member from Karnataka was of the view that instead of leaving the matter
to the judiciary, it needed to be decided whether alcoholic liquor for human consumption was food or not. He further suggested that council may take up it as an agenda and discuss it threadbare so as to remove any confusion. The honorable chairperson stated that there was merit. There was merit in what the Honorable Minister from Odisha had stated, that the matter was a lot sub judice and that the council should take an executive decision in the matter by taking up as an agenda item in the next council meeting. तो इसमें आएगा तो डिस्कस करेंगे, आया तो नहीं, ये वही कहानी. However, the delay in filing such affidavit should not be a ground for levy and collection of tax on supply of food grains. He urged the honorable chairperson to kindly issue guidelines to condone the delay in filing the disclaimer affidavit and not to raise demand on that ground. अच्छा, कैसीनो में जो जीएसटी लगता है ग्रॉस अमाउंट पे या नेट अमाउंट पे, डिस्कस किया था हमने. कैसीनो में जो जीएसटी लग रहा है ग्रॉस अमाउंट पे सर, ग्रॉस पे लग रहा है सर. तो देखिए ये अब ये हैदराबाद इंटेलिजेंस यूनिट not to initiate action against the casinos in the state of Goa till it was decided whether GST was required to be levied on the full amount or on the gross gaming revenue as has always been done in the pre-GST era. Pre-GST era में भी gross gaming में लग रहा था. GST era में हो सकता कंफ्यूजन है, इसलिए नेट पे दे रहा हूँ. और आप देखिए, मैं कल भी बता रहा था, ये हैदराबाद का इंटेलिजेंस यूनिट है और कहाँ रिकवरी कर रहा है, गोवा में. इसके पास ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन होता है इंटेलिजेंस यूनिट का, सेंटर का. ये एक अगेन इंटरेस्टिंग. द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेटेड दैट they were grateful that the state had been given 1386 crore as compensation and the borrowing limit had also been raised from 3% to 5% of gross domestic product. स्टेट के पास पावर नहीं है बोरिंग करने का, लेकिन सेंट्रल को पावर दे सकता है, तो इन्होंने 3% था पहले जीडीपी का, 5% कर दिया. He however requested that conditionalities attached to the raising of the borrowing limit may be relaxed. He further stated that he was looking after the departments of home and health, and during his meeting with industrialists, he had learned that medical equipment used in the fight against COVID attracted GST and had not been given any benefits or exemption. He further stated that builders have to pay GST of 12% while refund is granted only after buildings are sold. Animesh, ये क्या है? ये क्या है? He further stated builders have to pay GST of 12% while refund is granted only after buildings are sold. ये क्या है? कोई आइडिया? ये जो 20 पहले ओल्ड स्कीम में 12% जीएसटी था. हाँ, तो उसमें इन लोग का शायद कुछ, अब तो नया में ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं. तो रिफंड क्यों मिलता था इनको? रिफंड उसका हम लोग कभी ऐसे कुछ प्रोसेस में गए नहीं है रिफंड का सर. किसी को और कोई आइडिया? ये रिफंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तब जो परचेस का आईटीसी था ना, हाँ, ये उस समय आईटीसी क्लेम करते थे हम लोग, आईटीसी क्लेम करते थे. एक्सेस रहेगा तो एक्सेस आईटीसी पास रहेगा. नहीं तो रिफंड की बात क्यों कर रहा है? आईटीसी अवेल की बात करते हैं. चलिए, इसमें आधा से ज्यादा कंपनसेशन की बात हो रही है. हर एक स्टेट का कोविड आ गया ना, अब स्टेट को कंपनसेशन मिल नहीं रहा है, तो लॉन्ग टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, ये भी एक है कहानी. अच्छा, एक बात बताइए आप, ये जो फाइनेंस बिल 2023 आया है, ये अमेंडमेंट किस में लेके आए? वो किस एक्ट में लेके आए? सीजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में. ठीक बात है. हर एक स्टेट अपने अपने एसजीएसटी का अमेंडमेंट करेंगे, यस और नो? हेलो जी सर. जी सर. जी सर. ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट
प्रेसिडेंट से साइन हो जाएगा करीब करीब मुझे लगता है मार्च में, 14 मार्च के आसपास। ठीक बात है। अभी तो ये सेशन चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, तो ये हो गया। क्या हर एक स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है? नहीं, महाराष्ट्र में चालू हो जाएगा। महाराष्ट्र में चालू हो जाएगा, यानी कि हर एक स्टेट का अपना अपना सिस्टम होगा। ठीक बात है, अलग अलग डेट से। अब अगर ये सारे स्टेट्स अलग अलग डेट में पास करते हैं और कोई स्टेट अपने SGST एक्ट में अमेंड किया ही नहीं, उससे पहले नोटिफिकेशन आके इफेक्टिव भी हो गया, पॉसिबल है ये? हाँ या ना? सीधा हो जाएगा वो, है ना? और ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं ये इफेक्टिव हो गया नोटिफिकेशन लेकर। तो इन स्टेट को कह रहा है भैया जब आप अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाओगे तो रेट्रो इफेक्ट से अमेंडमेंट करना। On the second part of this agenda, he stated that there was a need to prescribe a process so that the recommendations of the council requiring law amendment were implemented from a given date or within a certain time frame, as CGST amendments and SGST amendments take time. Those states or center who do the amendment later than the given date may do it with retrospective effect so that the date of implementation of decisions of council gets frozen. To this, Finance Secretary added that this had caused certain litigation in the court, as the decisions of the council could not be simultaneously implemented through notifications or amendment by center and all states. Taxpayers try and take advantage of the same. He further emphasized that once the council recommends certain amendments to be made in the Central Act as well as state acts, the amendments should be carried out as early as possible, and particularly now, as due to COVID, there will be problems in holding sessions of the parliament and the legislature. Therefore, if the council had taken a decision that even an ordinance could be considered so that our tax revenue gets protected, as many of the amendments made actually protect our tax revenue. If the amendments were not carried out expeditiously, then many of these matters would end up in litigation and courts may take an adverse view because of the differences among various acts. ये आप लोगों को कोविड, देखिए कोविड के समय में जितने भी चेंजेस आए थे, कोविड के कारण जो रिलैक्सेशन दिए थे उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ देता हूं, आप लोग बताइएगा ठीक है या नहीं। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 9% हुआ था कोविड के समय। यस सर, हुआ था सर। This reduced rate of 9% will be applicable up to September 2020. Yes, sir. Beyond September 2020, interest will be charged at earlier rate, that is 18%. Same be applicable only for small taxpayers. देख लीजिएगा इसको। सर अभी कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑफिसर लोग 3 इयर्स 2 इयर्स बैक से, इस चीज की गैप को वो लोग कंसीडर नहीं करते उस पीरियड में, वो तो फ्लैट कैलकुलेट कर देता है 5 इयर्स 3 इयर्स। सॉलिड पॉइंट बोला निमेश। मेरा एक बार डिस्प्यूट हो गया ऑफिसर से, तो बोलता है कि मेरे पास मैकेनिज्म नहीं है, मेरे पास मैकेनिज्म नहीं है। एक अच्छा सा बात बताते हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग। जब वो लोग सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करता है ना क्रेडिट प्लेजर, तो वो कंपाइल्ड निकलता ही नहीं है, CGST का अलग निकलता है पन्ने में, SGST का अलग निकलता है, SGST का वो हमसे मांगा। फिर हम क्लियर क्रेडिट लेजर, तो फिर उसको क्लियर टैक्स निकाल के दिए, तब वो कैलकुलेट किया। बोलता है मेरे पास तो है ही नहीं कैलकुलेट करने का साधन। तो ISC अलग अलग निकलता है ना क्रेडिट लेजर में। हाँ, तो हम लोग को तो कंपाइल निकलता है सॉफ्टवेयर से एक ही सीट पे ना, सारा उसका अलग अलग सीट पे निकलता है। एक बार CGST निकलेगा, एक बार SGST निकलेगा, एक बार IGST निकलेगा। हाँ, मेरे सामने उसने पोर्टल खोल के दिखाया मुझे, फिर हमसे मांगा वो कि आप निकाल के अपने सॉफ्टवेयर से दीजिए हमको कंपाइल करके। तो वो नहीं देंगे, आप मेरा काम नहीं है वो कैलकुलेट, मतलब समझ डिले हो जाता है। फिर बोलता है आप ही कैलकुलेट करके लाओ। आप सोचिए, बोलता है कैलकुलेट करके लाओ। हाँ, बोला हम लोग का काम थोड़ी है। हमने अभी फोन अंडमान का एक
हाँ बोलते हाँ हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस का तुम कैलकुलेट करके लाओ, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? हम लोग, मुझे नहीं आता भैया। देखो इतना इनोसेंट बन जाओ, बोले सर हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग को वो बस बोलता ये है कि हम हायर साइड लगा देंगे। लगा दो। देखिए आपको लॉ अगर अच्छे तरह से आता है देन यू, आप बहस कर सकते हैं, बोलो सर लगा दो। आज मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि मैं तो ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट करता नहीं हूं, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा ऑफिसर को कि सर जीएसटी में जो जीएसटी वाले ने जो जीएसटी का टैक्स लिया जा रहा है आज पर आर्टिकल 265 बिना कानून बनाए नहीं लिया जा सकता। यानी कि एक एक पॉइंट को लिख के जीएसटी काउंसिल का इतना मिनट्स हम लोग पढ़ लिया, फिर जीएसटी कानून बना, एसजीएसटी बना, सीजीएसटी बना, आईजीएसटी बना, तरह तरह के नोटिफिकेशन सब कुछ लिख लिख के आ रहा है, और आप बिना लिखे सारा काम करना चाह रहे हैं। तो ये पॉइंट बोलना पड़ेगा। और दूसरा, ऑडिट मैनुअल में हमने पढ़ा था कि जो काम ऑफिसर का वो ऑफिसर को ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आ बैल मुझे मार, मेरा ही टैक्स निकालना, हम ही उसको कॉपरेट कर रहे हैं, सर देखो ऐसे निकालते हैं टैक्स को। तो शोकॉज नोटिस से डरेंगे तो थोड़ी होगा कुछ। चलिए, ये इसमें इतनी सारी बातें लिखी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो टेक्सटाइल में उन्होंने चेंजेस किए थे, देखिए क्यों किए थे, लेकिन इंडस्ट्री को शायद समझ में नहीं आया या गवर्नमेंट कुछ छिपा रही होगी। Elaborating on the need of correction of inversion in this sector, submitted that there were significant implications in terms of cash flow and unutilized ITC. No refund was given on input services and capital goods. As a result, working capital gets blocked and the ITC became cost to the sector. Most importantly, while big units could take care of their inversion in view of their integrated business beginning from initial stage of supply chain and their significant value addition in the supply chain. For instance, large units may start from the chemical and go up to the fabric, but the issue has wider ramification for the smaller standalone units, which may take yarn and make fabric out of it. कपड़े से वो शर्ट बना लिया, नहीं यार्न मतलब सूता हो गया ना, सूते से कपड़े बना लिया, और इट मे टेक फैब्रिक एंड मेक गारमेंट आउट ऑफ, ये सूते से कपड़े, कपड़े से शर्ट्स। द एक्यूमुलेटेड आईटीसी फ्रॉम इनिशियल गुड्स हर्ट एवरीबॉडी, म्यूट कर लीजिए प्लीज, everybody in the domestic market, and since no refund was given for the same, it was a bottleneck for investments in this sector. Investment decisions were being affected by non-refund of ITC on capital goods, and the sector was not able to utilize entire ITC on capital goods. मुझे एक बात बताइए, अगर यार्न पे 18% है, फैब्रिक पे 5% है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया, और इसका रिफंड भी नहीं मिल रहा, तो 13% उसका कॉस्ट हो गया। ठीक बात है। क्या इसके कारण इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा? मान लीजिए किसी कंट्री में, यूएसए में यार्न पे 28% है, और यहां भी यार्न 100 रुपए में मिल सकता है, यहां भी यार्न 100 रुपए में मिल सकता है। बताइए इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा क्या? क्योंकि ये यार्न पे 18%, यहाँ 5% 13% कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर इसका कितना हो गया? 113 रुपया यार्न का कॉस्ट हो गया। ठीक बात है। यूएसए से इंपोर्ट करेगा तो कितने में करेगा? 128। 128। बाकी लोग? यूएसए से इंपोर्ट करेगा तो 100 में इंपोर्ट करेगा ना। यूएसए वाला ये 28% इसको रिफंड दे देगा एक्सपोर्टर को। हेलो, आया समझ में? जैसे हम लोग एक्सपोर्ट पे पूरा रिफंड कर देते हैं टैक्स का, वैसे यूएसए वाला, जब यूएसए गवर्नमेंट इस एक्सपोर्टर को 28% रिफंड कर देगी तो 100 पे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण 13 रुपया महंगा हो गया इंडिया में डोमेस्टिक यार्न, और इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। आइए, highlighting the adverse impact of inversion stated that it led to incentivizing imports. क्यों हो गया मैंने समझा दिया आपको। As they didn't suffer inversion. Quoting an example, he stated that fabric being imported into the country attracts 5% GST
and there was no baggage of ITC on previous supply chain because all taxes were refunded in the country of export. The same fabric in India suffers from the ITC because of the higher taxes on fabric, fibers, and chemicals. As a result, whenever there are inverted duty rates, the imports gets undue benefits over the domestic manufacturer. He added that with all these kinds of issues in the sector, the problem of misclassification of rates, etc., also arise. Moreover, while refunds were being given for goods only, claiming refunds on account of inverted duty structure is in itself an effort for business. It entails cost, process, and hardship, and naturally, when entire ITC is not available, services being major part of the supply, consumers are also not benefited to the extent as it appeared by the rate of 5% fabric and low-end garments. और ये कोविड के समय का है. Elaborating further, submitted that problem was more severe in the synthetic segment of the industry, where fiber attracted GST of 18%. Yarn attracted rate of 12%. अच्छा, फाइबर कितना? 18%. फिर यार्न बनेगा कितना? 12%. फिर फैब्रिक यानी कपड़ा बनेगा 5%. पूरा चेन ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में है. ही रिकॉर्ड और 1000 रुपए से कम का शर्ट फैब्रिक है तो उसमें भी 5% है. ये उल्टा चल रहा है. He recalled that at the time of rollout of GST, the rate of yarn was 18%. अच्छा, ये 18% था, which was subsequently brought down to 12% to ease inversion. But the problem persisted to a large extent. As inversion was not only on account of goods, but because of capital goods and input services also. Input services such as financial services, telecom services, security services, manpower services, supply services all attract 18%, whereas final product attracts 5%. Emphasizing that multiple channels of inversions were happening in the sector, he cited the example of dyeing units where taxes were at 5%, whereas chemicals were at 18%, leading to inversion and consequent adverse impacts on the sector. So in all the sector, the inversion comes from various sides, and this inversion is resulting in blockage of funds. Some refund is given and some refund is blocked. Some corrections have been made in past, but all those corrections are not fully helping the sector. And also, as refund of capital goods credit is not there, investment issues are there. Further discussing the implication of inversion in terms of revenue as well as refunds, he stated that in 1819, refunds started from August. As before that, refund on fabric was not allowed, and as of now, we end up giving refund of about 6,000 crores in a year on the textile chain. This was bound to increase in future. Understanding of inverted duty structure in terms of ITC, etc., may not be understood by common people, but the political/economic message at this time, when everybody was struggling and large portion of struggle is in textile sector, is absolutely not the right time. He urged that he was unable to accept the proposal. When things stabilized, they could revisit the proposal, maybe in July, August, as he was in agreement in principle. तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में फिर से वो रेट चेंज करेंगे. अगेन कंपनसेशन की बात हो रही है. ये देखिए, the issue is that the people of many states like Assam do not like to hear that state government was raising a loan beyond a point. If council raises loans, अच्छा देखिए एक बात बताइए, कोविड के समय में ये कह रहे थे कि जीएसटी काउंसिल ही लोन रेज कर ले और स्टेट्स को बांट दे. पॉसिबल है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन रेज करे, स्टेट को बांट दे, या तो स्टेट खुद ही लोन रेज कर ले. तो स्टेट कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग इतना लोन रेज करें, तो ये स्टेट सब रिकमेंड कह रही है कि जीएसटी काउंसिल ही लोन रेज कर ले. सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, तो जीएसटी काउंसिल लोन रेज करके हमें दे दे पैसा. पॉसिबल? हेलो, चलिए पढ़ते हैं. If council raises loans, RBI might calculate the loan amount against states' accounts. Although GST Council is a body corporate, the loan raised will be assigned against every state.
Raising loan for compensation is a huge decision and urge Honorable Union Finance Minister to discuss the issue with legal luminaries, whether the GST Council has the legal authority to raise a loan or whether Council should correct some of the mistakes made earlier and gradually try to augment revenue for paying compensation. He thought that at some point of time, bold decisions have to be taken to raise GST revenue. If the Council starts taking loan from the market, the focus on the collecting revenue will go down. Every subsequent Council meeting, there will be a demand to raise more loan. अच्छा सॉरी, ये जीएसटी काउंसिल मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिल के लोन ले ले। कमाल है। For example, one without Aadhaar, one nation, one ration card cannot be implemented, but Assam does not have Aadhaar. They had just completed up to 35%. State of Meghalaya does not have Aadhaar at all. राजीव जी पता कीजिएगा मेघालय में है कि नहीं आधार? Okay, sir, I will search it out. He submitted that in the 37 GST Council meeting, it was discussed that mentha oil may be brought within the ambit of RCM. Mentha oil is the subject of only Uttar Pradesh. ऐसा क्यों है? यूपी से है ना आप लोग, ऐसा क्यों है? कोई आइडिया दे दीजिए। मेंथा का प्रोडक्शन शायद सबसे ज्यादा यूपी में ही है सर। अच्छा, बरेली साइड में सर। बरेली साइड में जी, बरेली बताइए। हम लोग की तरफ भी बहुत है सर, यहाँ पे बॉर्डर पर यूपी पे बॉर्डर में। ये है क्या काम, कैसे होता है, ये काम क्या आता है? ये मेंथा ऑयल है जो पेपरमिंट बनता है इसका। अच्छा, पेपरमिंट बनता है। The burden should fall on the purchaser and not on the farmer. And RCM, Kaju, Tendu leaves, Silk-yarn, cotton, etc. are present. ठीक है। दो ही पैराग्राफ खत्म कर देते हैं। और डिटेल में बताया सर, क्या जरूरत पड़ी आरसीएम की मेंथा पे? नहीं किया ना इन्होंने मेंथा ऑयल पे आरसीएम। अच्छा चलिए डिस्कस करते हैं। बात क्यों आई, तो क्या है? अच्छा, ये मेंथा ऑयल बनाता कौन है, मतलब फार्मर्स? ये उगता कैसे, ये बता दीजिए, तभी पता लगेगा ये है क्या। इसकी तो खेती की जाती है सर, इसके बड़े 2-4 एकड़ में जमीन में इसकी खेती की जाती है। और इसको पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ओके, मतलब जहाँ पे ज्यादा जितना पानी इसको देंगे उतना अच्छा इसकी फसल होगी सर। तो मतलब फार्मर्स उगाते हैं ना? हाँ, तो अगर फार्मर्स उगाते हैं तो ये एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, तो इस पे जीएसटी लगेगा? हाँ, ये व्यावसायिक फसल है एक्चुअली। ठीक है, तो मेंथा ऑयल फार्मर्स उगाते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट उगाते हैं, तो इस पे जीएसटी लगेगा हाँ या ना? हाँ, जीएसटी लगेगा इस पर। नहीं, कैसे लग जाएगा? नहीं सर, इसके जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा मेंथा ऑयल बनेगा, जो इसको जब नहीं, अरे वो जब क्यों कर जाते हैं? मेंथा जो फार्मर्स उगा रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज इज एन एग्रीकल्चरिस्ट। अगर ये आरसीएम में आ जाए तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, हो सकता है यही कारण हो इस पे चेंज। सर आ गया है अब तो, सर अब तो आ गया ना मेंथा ऑयल पे? हाँ आ गया सर। यस, मेंथा ऑयल पे जीएसटी आ चुका है, करेक्ट। अब उन्होंने केमिकल नेम दिया हुआ था, रुकिए निकालते हैं किताब में, कौन सा पेज में है? 102। Yes. Following essentials are other than those of citrus fruit, namely of peppermint, mentha piperita, of other means spearmint oil, water mint oil, horse mint oil। अच्छा, नहीं आया है, मतलब देखिए मैं बताता हूं क्या है। जो मेंथा, ये लीव्स है क्या ये? हाँ, लीव्स है सर, लीव्स है। तो मेंथा लीव्स जो फार्मर्स बना रहे हैं, तो लीव्स सरसों से थोड़ी बड़ी होती है। ओके, तो इस पे जीएसटी नहीं ले? हाँ, जीएसटी नहीं। लीव्स से ऑयल बनाया। हाँ,
ठीक है, ऑयल को मार्केट में बेचा। जी सर, ऑयल को, लीव्स को हरा ही काटा जाता है, मतलब इसको सूखा सूखा बोरी किया जाता है। ओके, तो ये जो ऑयल बेच रहे हैं जी, उस पर टैक्स, इस पे आरसीएम है जी, लीव्स पे नहीं है। तो ए ने बी को बेचा, ए ऑयल मैन्युफैक्चरर है, ये बी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो ये देगा आरसीएम के लिए, तभी आरसीएम बताएंगे, ये देगा आरसीएम। थैंक यू संजय जी, ये तो याद ही नहीं था, इस पे आ गया। स्टेट्स वेर ऑल्सो, क्या बोलते हैं, क्या चीज? थैंक यू बोलने के बाद क्या बोलना चाहिए मुझे आपसे? वेलकम। हाँ, ओके सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। हाँ, आपका भी धन्यवाद सर। हाँ, states were also discussing amongst themselves that states surrendering their tax rights and center। अब देखिए, ये states का frustration है कि हमने सारा tax rights आपको दे दिया, अब revenue आप दे ही नहीं रहे हमें, तो वो सब का है। States were also discussing amongst themselves that states surrendering their taxing rights and center also giving up its taxing rights and all subsumed in GST council। अब जो सुप्रीम अथॉरिटी है जीएसटी के लिए, दैट इज जीएसटी काउंसिल। यानी कि सेंटर भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना है या स्टेट को भी अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना है तो एक टीम के पास जाना पड़ेगा, दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर, जीएसटी काउंसिल। इट वाज नॉट इमेजिन दैट ए पैन इंडिया डिजास्टर वुड टेक प्लेस, but there was a history of localized disasters at state level. There would be flood, tsunami, cyclone, famine or drought in a state or a number of other factors for losses, जैसे केरला में हुआ। Not just because of an economic disaster, but due to an act of God. If the collection of state falls, तो कौन उनका साथ देगा? It was not thought that GST Council would step aside from its responsibility and will only oversee economic management. Some items like petrol, diesel, liquor are still taxed by the states. Today, when there is an extraordinary situation in Delhi, though neighboring states have not made it so costly, but we have increased the price of diesel by ₹6. Also, they imposed 70% special corona fee on liquor since they had the power to impose on those items. Now, the power to impose GST rests with the GST Council. Therefore, in extraordinary situations, GST Council has to support the states. While the responsibility to pay and meet expenditures is with the states, the power to tax rests with the GST Council. खर्चा स्टेट करे, लेकिन पैसा कौन देगा खर्चे के लिए? जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही आ सकता है। Therefore, GST Council has to take up the responsibility by labeling it as act of God. The GST Council cannot shirk off responsibility, stating that it will only look at economic management and reimburse only if there was some issue with GST and its management. For the first time in the history of this country, we have created a superb federal structure. The responsibility should be showcased now, and whatever extraordinary measures can be taken, like possibilities of raising a loan from the market, should be explored. He praised the way Honorable Union Finance Minister in the previous GST Council meeting had perfectly summarized her position regarding this issue. He thought that Council should fulfill its responsibility and not shirk it off, labeling the pandemic as an act of God. This is very important for the coming future. Now that force majeure has come in and whatever losses of revenue have occurred in last 2 months cannot be attributed to the function or working of GST. Force majeure क्या है पता है आप लोग को? नहीं सर। देखिए, मान लीजिए ए बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसमें कहा गया ए विल फुलफिल दिस कॉन्ट्रैक्ट इन 1 ईयर, और अगर फुलफिल नहीं करता 1 ईयर में तो बी विल पे कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़, सॉरी नहीं करता तो ए विल पे कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़। ठीक बात है। अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो पाएगा 1 ईयर में? यस और नो? नहीं, नो। तो अगर जब फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि ए की गलती है ना, बी की गलती है ना, ये तो दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। एक ऐसा है दैट मेक्स द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एन इम्पॉसिबल। तो अगर इम्पॉसिबल है तो ये टाइम लिमिट ऑटो बढ़ जाएगा। तो दैट इज द केस ऑफ फोर्स मैज्योर। कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाता है और कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा।
Now that force majeure has come in, and whatever losses of revenues have occurred in the last 2 months cannot be attributed to the functioning or working of GST itself. At one point of time, 14% growth was envisaged, and he wanted to remind all the ministers present, and it was always a decision by consensus. ये 14% का जो ग्रोथ इन्होंने हाई ग्रोथ कर लिया, और यही ऑफिसर्स के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब जो होना चाहिए था 9% के आसपास। The decisions were arrived with the involvement of center and with the full involvement of every state in this country. Now, when there is a talk on architecture and opinion is presented that something is wrong, he was not willing to believe it, and he had reiterated time and again that in spite of drawbacks, we are doing well, and as far as working of GST is तो अच्छा कर रहे हैं सर। इसीलिए तो इस फाइनेंस बिल में जो आया है कि जो ब्लॉक हुए थे ना कॉन्ट्रैक्ट में, जो उनकी गारंटी जो भरते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स जो करते हैं ना, वो फोरफिट कर ली थी, उसका आ गया ना सर, 95% दिया जाएगा एमएसएमई को। यस जी, करेक्ट। तो कंप्लीट करते हैं, हो गया 40th भी कंप्लीटेड। अब 41 कितने हैं ये जरा देखें हम लोग। तो आपको पता ना जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स कहाँ मिलते हैं? masterlearning.com। हाँ, मास्टर लर्निंग में तो हमने कहाँ से ले आए? मास्टर लर्निंग में gstcouncil.com की वेबसाइट है शायद उसको। हाँ, gstcouncil.gov.in। तो मैं एक बार दिखला देता हूँ, ये gstcouncil.gov.in काउंसिल मीटिंग। तो इसमें जाएंगे तो ये इन्होंने 47 तक ले आए और हमने 40 कंप्लीट कर लिया। अब 7 बचे हुए हैं। इनका तो हिंदी अनुवाद नहीं आता सर क्या? हिंदी अनुवाद नहीं आता इनका। हिंदी अनुवाद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? गूगल से करना पड़ेगा तो। गूगल से नहीं करना पड़ेगा जी सर। एक वेबसाइट है चैट जीपीटी, ये खुल जाए तो मैं इसी में दिखला दूंगा। यस सर, आजकल नया सा इन्वेंशन है ये। हाँ, ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग खत्म होने के बाद क्या करेंगे? अभी बताते हैं उसको। हमें करना पड़ेगा इस पर? नहीं, वेबसाइट में ही है। अभी पूरा लॉगिन करना पड़ेगा, अभी लॉगिन हो नहीं सकता मेरे में। इसमें है ना, पैराग्राफ डाल दीजिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर दीजिए, ट्रांसलेट कर देगा। गूगल ट्रांसलेट हुआ करता था, उससे नहीं इससे कीजिए, इससे कीजिए, ये अच्छा है। अच्छा, कुछ चीज नहीं ले रहा कोई ये अच्छा करेगा। बोल रहे कि डीन कहाँ से सर, एक बार दिखा दीजिए ना। डीन, DIN। सीबीआईसी की वेबसाइट से। ये रहा cbic.gov.in वेरीफाइड CBIC डे, यहाँ से वेरीफाई। ओके ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे वो भी बता देते हैं आपको। टैक्स बाय केके, यहाँ एक जीएसटी लाइव कोर्स है। मुझे लगता है आप लोग में से कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ये हम लोग बेसिक टू एडवांस जीएसटी रिफंड एंड आईजीएसटी लाइव क्लास शुरू करेंगे, और 1 मार्च लिखा हुआ, लेकिन 1 अप्रैल को शुरू करेंगे। ठीक है सर, इसको 1 मार्च से कीजिए ना। 1 मार्च से मुझे पढ़ना भी है पूरा। कारण क्या कि फिर वो नया सेशन चालू हो जाएगा ना अप्रैल का, फिर हम लोग बिजी हो जाएंगे, कई लोग बिजी हो जाएंगे। हाँ, बैंक ऑडिट वगैरह रहता है। ओके, तो फिर भी 1 मार्च को भी शुरू करके कोई ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। 1 मार्च तो 15 मार्च कर लो, 15 मार्च कर लो अगर ऐसा लगे तो ज्यादा जल्दी। ओके, ठीक है। हाँ, 16 फरवरी हुआ है, मुझे लगता है और 1 सप्ताह में ये खत्म हो जाता तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा थोड़ा स्टडी करने का। यस, ठीक है। टाइम को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं सर? यस, 6:30 होगा, 6:30 ही होगा। वो ज्यादा बेटर है सर। हाँ, 6:30 का ही टाइमिंग। अब दिन बड़े हो रहे हैं। हाँ, दिन भी बड़े हो गए, अब ठंड भी नहीं है, तो 6:30 में हम लोग शुरू कर सकते हैं।
अभी तो ये जीएसटी 6:30 मिनट्स से? का था 8:30। अच्छा, फिर मतलब 8:30 कह रहे हैं, 8:30 कह रहे हैं, लेकिन मतलब आप समझ लीजिए 8 सवा 8 तक खत्म कर देंगे। हाँ सर, काहे कि इतना लंबा पढ़ना मजाक थोड़े। हाँ नहीं ठीक बात है, 8:30 है। 1 घंटे तो बढ़िया तो लगता है, 1 घंटे बाद फिर मानो चखने लगता है। नहीं नहीं ये होगा उतना कंज्यूम नहीं कर शैलेश, नहीं शैलेश जी, जब हम लोग अभी तो जीएसटी मिनट्स पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा इसमें नई चीज आ रही है। जब हम लोग इसको पढ़ाते हैं बहुत आराम से पढ़ाते हैं, हाँ, तो हम आपको थकने नहीं देंगे, इसमें चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। सर, आपने बोला था कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो होगा थोड़ा बहुत बोरिंग होगा, बट इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि क्या है ना बोरिंग कि होगा। हाँ, नहीं, मुझे इसमें उस क्या है वक्त कि हम लगा। लोग नए लॉज भी पढ़ते हैं कि आज के डेट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आइडिया मिल जाता है ना सर। हाँ नहीं मुझे नहीं पता था ना, मैं जब शुरू किया था जीएसटी काउंसिल मीटिंग, तो मुझे लगा था कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, हिंदी अनुवाद करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कितना इफेक्टिव रहूंगा। लेकिन किया जब, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा रहा सर ये सेशन। और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा, बन गया है। हाँ आप लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा, आप लोग सब लोग इतना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन देते रहे। सर अभी सेमिनार हुआ था धनबाद में, हाँ 4 दिन पहले। हाँ, हमको पहले जीएसटी का जी भी नहीं आता था। हाँ। लेकिन यहाँ पे आके 1-1.5 महीने जितने दिन भी हुए हैं, और काफी कुछ मैंने वहां जवाब दिया। अरे वाह, कौन आया था? अमिश नहीं, क्या नाम था उसका? कलकत्ता से कोई आए थे। इनकम टैक्स में कौन आया था? कोई असीम करके आए थे। हाँ असीम 13 तारीख को हुआ था। हाँ करेक्ट, 12 तारीख को बोकारो में था। सर मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ आपके इससे पढ़ाने से सर, कि अब तक हम जीएसटी मीटिंग्स को पढ़ते ही नहीं थे सर। नॉर्मली जो अपना मतलब की चीजें जो आ गया उसको थोड़ा सा देख लिया, मीटिंग्स में जाते ही नहीं थे। बट सर ये आपने बताने से ये जरूर अच्छा हो गया सर, अब कि इन फ्यूचर हम देखेंगे क्या फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं। सर ने एक बात और कहा था कि जिसने मीटिंग में मास्टरी कर ली, समझ लो जीएसटी मास्टरी कर ली। ठीक बात है, ये आपने एक बार कहा था मुझसे, अलग में बात हुई थी हमारी आपसे बात। आप लोग कास में जो सेशन हर सैटरडे करते हैं, यस सर, मुझे लगता है कि संजय जी, शैलेश जी, आप लोग उसमें ना ये जीएसटी मिनट्स के सेशंस रखिए, और संजय जी एज ए स्पीकर आ जाए, शैलेश जी आ जाए, मिल के, मतलब कोई एज ए स्पीकर नहीं, कोई मिल के अगर पढ़े आप लोग तो फायदा होगा आपके उपकाश में। इसका एक पूरा सेशन होना चाहिए। कर सकते हैं वैसे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक मीटिंग हो रहा है और आपस में मेंबर्स में किसी को बोलिए कि बोले। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सर, अब जैसे आप जैसे हम लोग यहाँ 16 लोग उपलब्ध हैं, कम से कम 3 से 4 लोग बोलते हैं। वहां पर 50 लोग भी रहेंगे तो 2 या 3 लोग ही बोलेंगे, जिसमें मेनली मतलब संजय सर बोलेंगे, अंकित सर बोलेंगे, सर बहुत राकेश सर बोलेंगे। वो वहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो जुड़े हैं ना, सब एक माइंडसेट के जुड़े हैं। हाँ ठीक बात है। इतने मॉर्निंग में जो इतने सुबह उठ रहा है, यानी कि एक माइंडसेट है। बस सही है। नहीं, उनका इंटरेस्ट भी इस पर है ना। मेरा एक कहने का आशय ये था कमलेश सर कि अगर आप बोलोगे नहीं तो चाहे आप, तो फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। चाहे आप गलत बोलो पर बोलो जरूर, आप बोलो जरूर। ना तो उनको इंटरेस्ट इसमें 2-4 को ही मिलेगा जो ये सब सुनेंगे। सर मैं कभी भी 8 बजे से पहले उठता ही नहीं था। हाँ अनिमेश को मैंने कितनी बार बोला, भैया उठो उठो, चलो गुड। 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती, कि लेट नाइट सोता हूँ सर। हाँ रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह 6:30 बजे प्रिपेयर हो जाता हूँ। गुड। मैं तो सुबह 5 बजे घूम जाना पड़ता है आपके चक्कर में, मुझे 7 बजे सर मुझे उठना पड़ता है। कोई नहीं उठता होगा। कल रात को 2 बजे सोया, आज उठा हूँ सर। बाप रे बाप, टेंशन रहती है सर आपके लिए कि मुझे उठना है, मुझे सीखना है आपसे। हाँ सही बात। पहले हम मतलब 5, साढ़े 5 बजे उठते थे, आराम से घूम घाम के 7:30 8 तक आते थे। 5 बजे शार्प उठ के निकलना ही पड़ता है, तब मैं 1-1.5 घंटे घूम के 6 साढ़े 6 तक लौट पाता हूँ। वाह, क्योंकि वो भी जरूरी है। जल्दी कोई नहीं उठता होगा सर।
ठीक बात। सर अभी जीएसटी का ना ब्रॉड एस्पेक्ट ही नहीं, बहुत मिनिमम 1% भी लोग नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं, सब रिटर्न भरे जा रहे हैं, दिन भर रिटर्न भरे जा रहे हैं। हम लोग को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन अब सीख रहे हैं। तो सही बात है, हम लोग सीखने के लिए सर के क्लास ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छे सीख रहे हैं, सीख पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो भी उठ रहे हैं मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं, हम लोग सब भी मॉर्निंग उठ रहे हैं। जैसे हम भी 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। अच्छा। अभी सर को सीखना है, इसलिए 6 साढ़े 6 बजे हमको प्रिपेयर होके चला आते हैं सर के क्लास में। अच्छा, एक बात मैं बताना चाह रहा था, ये जो अभी जो अनिमेश का एक मैं रिप्लाई बना रहा हूँ, और रिप्लाई बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ये करीब करीब 100-150 जजमेंट्स हैं। अब उस जजमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ। समझ ये जीएसटी एससीएल ये रहा। तो अगर शोकॉज नोटिस गलत इश्यू होता है, उसमें फैक्ट्स नहीं होते हैं, एविडेंस को सब्सटेंटिएट नहीं किया जाता है, और सिंपल एक लाइन लिख दिया जाता है, जैसे अनिमेश के केस में भूमि जानकारी से निकाल लिया, फेसबुक पोस्ट से कुछ निकाल लिया, और उसके बेसिस पे हम ही से एविडेंस मांगने लगता है। लिख देना संतोषप्रद नहीं है सर, हाँ, संतोषप्रद, नॉट सेटिस्फैक्टरी भैया। और बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट आउटवर्ड सप्लाई इज टैक्सेबल। वो सब कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास है, लेकिन हम लोग से मांगता है बर्डन को वो, क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं है। तो ऐसे सारे एससीएन को, वेग एससीएन, ये सबको चैलेंज करने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ये सारा कुछ। अब बार बार नेट पे जाके, इंटरनेट पे जाके इसको खोलना, लगाना, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी हम लोग एक प्रिंटेड बुक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बुक में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पीडीएफ छाप दूंगा और एक इंडेक्स बना दूंगा। यस सर, यस। ये जो एससीएन है, ये एज इट इज मैं छाप दूंगा, और मैं अपने लिए कर रहा हूं ये। तो अगर आप लोगों को किसी को चाहिए, जब बन जाएगी तो आप बताइएगा, प्रिंटेड बुक मिल जाएगी आपको। डाउनलोड आप ऐसे भी कर सकते हैं, पीडीएफ ये फ्री है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके रखा है सर मैंने। हाँ, डाउनलोड करके रखा हुआ आपने बस? हाँ, ऑलरेडी लिखा है। हाँ। अब मुझे क्या है कि अब डाउनलोड करके अगर एक पीडीएफ में पूरा बना दूं, तो पीडीएफ वो जो एक बनाऊंगा वो भी मिल जाएगी। तो उससे क्या है, सर्च करना आसान हो जाएगा, प्रिंटेड रीड कर सकते हैं, रिसर्च करना आसान है बस। कंपाइल डाटा एक जगह मिल जाएगा ना सर? हाँ, कंपाइल डाटा एक जगह मिल जाएगा। जजमेंट्स हो गए, हर एक पॉइंट वाइज जजमेंट्स मिल जाएंगे, तो सर बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर ये। हाँ सर, आप बुक्स फॉर्म में भी रखिए सर, इससे देखते हैं सर, बहुत लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे सर इसको। हाँ, बुक्स खैर मुझे तो जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल हो रहा है कि लैपटॉप में देखना बड़ा मुश्किल है, और किताब सभी को जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, ध्यान रहता है सर। आप क्या कॉस्टिंग आएगी सर लगभग? क्या पता कितने कॉस्टिंग है। जैसे जीएसटी काउंसिल मीटिंग की मुझे लग रहा है कि 1500 से 1600 रुपए पर बुक की कॉस्टिंग आएगी। ओके। और मतलब पेजेस के ऊपर, बेसिकली पेजेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सर मैंने एक नोटिस भेजा है। हाँ, एक मिनट में पहले राजन जी हैं आप? हाँ जी सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। राजन जी ने कल मैसेज किया सर, उनको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन की यूपी में जरूरत है नहीं। हाँ, क्या हो रहा है ना सर, अभी उनको टाइम नहीं हुआ उनके पास। अगर अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया तो एक 15 दिन तो लगेंगे सर जीएसटी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ राजन जी, आप क्या कीजिए, गोवा में आपने ट्रक खरीदा, हाँ ठीक है, इसको आप कहाँ भेजेंगे? यूपी भेजेंगे। हाँ, इसको चलाइए। यहाँ पर कोई भी ऑफिस यहाँ आपका नहीं होना चाहिए बस। लेकिन 2 साल तक चलेगा और टोटल वैल्यू उसका 5 करोड़ तक का रहेगा सर। कोई बात नहीं, लेकिन आपका यहाँ ऑफिस नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो काम करेंगे, जो ड्राइवर रहेंगे, उनके लिए वो एक घर, होटल में रहेंगे। हाँ, घर में रहिए, ऑफिस नहीं होना चाहिए। ओके सर, ओके। रेजिडेंशियल तो हो ही सकता है, हाँ, ऑफिस नहीं होना और चाहिए। वो सर ड्राइवर का ही रेजिडेंस तो होगा, हमारा थोड़ी वो ड्राइवर का होगा। वी आर पेइंग सैलरी, वो जाके कहाँ रहेगा, किस रहेगा? हाँ, वो कंपनी का ड्राइवर रहेगा। ये जो घर है वो कंपनी के नाम मत लीजिएगा,
गर्ग जी बहुत सही बात बोला, थैंक यू सर। एक क्यूरी है सर, समझ गए राजेश जी? सर समझा नहीं मैं, क्या बोले सर? ये जो घर रहेगा वो किसके नाम पे रहेगा? ड्राइवर के नाम पे रहेगा। ड्राइवर के नाम पे लेना है, ओके। प्रोप्राइटर के नाम पे नहीं लेना है? नहीं, कुछ भी इमोल प्रॉपर्टी प्रोप्राइटर अपने नाम पे ना ले। ओके सर, ओके ठीक है। एक छोटा क्यूरी है सर। गोवा के नंबर पे, हाँ जी, गोवा के नंबर पे ले लो ना। ड्राइवर के नाम पे लीजिए, जो भी लेना, मतलब ड्राइवर लेना, आप ड्राइवर को सैलरी दीजिए, ड्राइवर अपना जहां भी रहे। हाँ ओके सर, ओके ओके। तो गोवा के रजिस्ट्रेशन में किया तो चलेगा ना सर? यस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बस यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, यूपी में कोई भी इमोल प्रॉपर्टी नहीं हो। ठीक है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, बस फिक्स। हाँ, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट ना हो बस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एक मिनट रुको, प्रीतम जी क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बख्शेट्टी जी। सर ठीक है, ले लो उनका, ले लो सर। अच्छा, बताइए अनिमेश जी। सर ईवे बिल पे, गोल्ड पे ईवे बिल एप्लीकेबल है या नहीं? एक आया था नोटिफिकेशन। नहीं, इमिटेशन ज्वेलरी पे है बस। अभी रिसेंटली किया है इमिटेशन ज्वेलरी। कुछ अमेंडमेंट आया था सर इसके। इमिटेशन ज्वेलरी पे। ओके। और बख्शेट्टी जी? हाँ सर, एक नोटिस डाला है। एक मैं बोलूं, कहाँ? चैट में है क्या? चैट में डाला है, हाँ सर। चैट में तो आया नहीं अभी तक मेरे पास, चैट में नहीं आया। हाँ गर्ग जी बोलिए। मैं ये कह रहा था सर कि कलकत्ता हाई कोर्ट 3 जजमेंट हैं सर। हाँ, पूरे मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, वो टैक्स स्कैन वालों ने डाले होंगे 4-4 लाइन लिख के। हाँ, तो उनके 3 हैं, ये नाम हैं फर्मों के, पूरा पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि भेजिए। तो मैं लिख के दे दूंगा, फिर वैसे बोल भी सकता हूँ, नाम छोटा सा नाम है मेरे पास। अच्छा, मैं आपको जजमेंट जो आते हैं उसको ढूंढना आता है या नहीं आता आप लोग को? गूगल से। SMT 10 18-19 क्या इश्यू है बताइए? 1 वर्सेस 3B। हाँ, ये 1 वर्सेस का टर्नओवर का है, ये तो मैंने निकाल दिया है वर्किंग। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं आएगा मेरे को। इश्यू 2, हाँ, RCM इतना भर देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, वो है। हाँ, इसमें ना 2A में मेरा ITC ज्यादा है, 3B में कम क्लेम है। अच्छा, हाँ, दूसरा कम क्यों है? हाँ, इसका वर्किंग में बना रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे समझ दीजिए। ITC अवेल्ड 3B में इतना क्लेम किया, 2A में इतना आया, तो आपने ज्यादा क्लेम किया है 3B में ना? जी। हाँ, आप कम बोल रहे थे, 97,000, 216 CGST में कम क्लेम किया है। हाँ जी। SGST में भी कम क्लेम किया है। अच्छा, तो टोटल टैक्स इसको छोड़ता हूँ। यहाँ IGST में आपने ज्यादा क्लेम किया, यहाँ दोनों में कम क्लेम किया। ओके, ठीक है। इसमें आप बना रहे हैं? हाँ। क्या बना रहे हैं? रिकंसिलिएशन? हाँ, वर्किंग बना रहा हूँ मेरा बुक्स के हिसाब से। अच्छा, आप लिख के नहीं दे रहे हैं कि मैचिंग रिक्वायर्ड नहीं है? नहीं, वो लिखेंगे ना अपन, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए तो बना के रखेंगे ना अपन, कहाँ पे है वो देखने के लिए। ओके, अपन गलत नहीं है इसके लिए। ठीक। हाँ, और ये इसमें भी 16(4) ये मेरे को उनके तरफ से गलत लग रहा है। इसमें क्या बोल रहे हो, वो सामने वाले में R1 लेट फाइल किया। ये मेरा परचेसिंग पार्टी है, जो मैंने ITC लिया है। ये बोलता है कि सामने वाले में R1 लेट भरा है, उसके लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा करके। ठीक कह रहा हूँ, है ऐसा? 16(4) आता है वहां पे सर। आएगा। लेकिन आप बात मानिए मत उसकी। हाँ, वही। ये कहाँ पे सर एक्ट में? अब देखिए, इसको कैसे आप करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये कहाँ है? सेक्शन 37 पढ़िएगा। ओके। इसमें लिखा हुआ है कि GSTR 1 हाँ, लास्ट डेट क्या है फाइलिंग का? 30 सितंबर। ठीक बात है? हाँ।
और अगर आपने 30 सितंबर के बाद फाइल किया है तो ऑब्वियसली सप्लायर नहीं है सर, ये सामने वाले ने लेट फाइल किया सर, अपना पार्टी जो है ना। हाँ, आपका सप्लायर ना। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ। देखिए, आपका सप्लायर जीएसटी रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया, ठीक बात ओके है। ओके हाँ रिसिपिएंट को क्रेडिट, अब देखिए उसका पॉइंट समझिएगा हाँ ऑफिसर क्या है। रिसिपिएंट को क्रेडिट किसके बेसिस पे लेना है? 2A के बेसिस पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 2A में टाइमली आ जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो 2A में टाइमली नहीं आया, बराबर है। 30 सितंबर के बाद आया, तो आपने क्रेडिट तो 30 सितंबर से पहले लिया है। हाँ बराबर है सर, बराबर है बराबर है। लेकिन 2A में जो आया वो 30 सितंबर के बाद आया है, इसलिए हम क्रेडिट डिनाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? बराबर है सर, बराबर। तो अब यहां भी वो कह रहा है मैचिंग कीजिए। हाँ 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 हाँ। तो आपको लैंग्वेज इस तरह से बनानी पड़ेगी इसकी, हाँ हाँ हाँ, कि मैचिंग इज नॉट अलाउड। करेक्ट करेक्ट। I was allowed credit on provisional basis, हाँ. section 41. Okay. I have claimed credit before 30th September. Correct. Supplier is not in my control. बराबर है। तो आपको ये 4-5 पॉइंट आपको कोट करने होंगे। ओके 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 ओके, ठीक है जी सर, जी सर। तब जाके इसका जवाब मिलेगा। ओके 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 ओके। बाकी लोगों को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, कितना इसमें इस पॉइंट पे कितना बनाया है ये? 2 लाख डेटा निकाला कैसे उसने? ये डेटा निकाला कैसे उसने? ये अपने को भी मिलता है ना सर, क्लियर टैक्स में भी जाता है ये। नहीं, ऑफिसर को ये डेटा कहाँ से मिला? नहीं, अभी मैं ऑफिसर के पास गया नहीं है। वो लोग भी 2A 2B डाउनलोड कर सकते हैं। 2A 2B रहता है फाइलिंग डेट। अच्छा, 2A 2B में ना फाइलिंग डेट और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सब रहता है। ओके, चल ओके सर। और कोई डाउट? सर कमलेश सर से बात करने का था 2 मिनट। कमलेश सर है लाइन पे? कमलेश जी, कमलेश जी, नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, ओके। कोई बता सकता है क्या पैन नंबर से 10 नंबर सर्च कर सकता है TDS? कोई है बताएगा? हाँ, हो सकता है। पैन नंबर हमको भेज हो सकता है सर, साइट से हो सकती है। 10 नंबर सर्च कर सकते हैं। ओके, कोई नंबर शेयर कर देगा मेरे को? मेरा नंबर लिख लीजिए। 10 नंबर ये चैट पे भेज दीजिए, चैट पे है मेरे पास। कल मिले फिर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।